अभी तक हम लोग वेब 1.0 और 2.0 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, या 1.0 2.0 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 2.0 में हम लोगों ने देखा कि भाई वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था है, रीड एंड राइट वेब के रूप में इसे जाना जाता है। रीड एंड राइट वेब का मतलब यह होता है कि इसको पढ़ा भी जा सकता है और आंकड़ों में विस्तार भी किया जा सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जो एक्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, रोजगार सृजन हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी मिली, सरकार के द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी नीतियों को चलाने में उनको थोड़ी आसानी हुई, लोगों को जानकर उनके हिसाब से योजनाएं बनाई जा रही हैं और सरकार उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो वेब 2.0 तो एक बड़ी क्रांति लेकर आया हमारे समाज में, जो वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था है। लेकिन इन क्रांति, इस लाभ के साथ साथ बहुत बड़ा समस्या भी हम लोग के सामने खड़ी हुई है कि भाई हम डिजिटल लेन देन तो कर रहे हैं, आर्थिक आदान प्रदान कर रहे हैं अपने उपकरणों के माध्यम से, लेकिन हमारे देश में डिजिटल साक्षर कितने लोग हैं? डिजिटल साक्षरता के अभाव या जागरूकता के अभाव के कारण साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप सुनते होंगे कि आए दिन इनके अकाउंट से पैसा किसी ने हैक कर लिया। इस व्यक्ति के साथ ये साइबर से संबंधित धोखाधड़ी हुई, यानी बैंकिंग धोखाधड़ी, बैंकिंग लेन देन में धोखाधड़ी, किसी के चरित्र पर डिजिटल रूप में समस्या क्रिएट किया जा रहा है, यानी निजता का हनन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी मिली, लेकिन बहुत सारे फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में मिलते हैं और देखते हैं कितनी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। धार्मिक उन्माद, आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं उसकी प्रामाणिकता पर जाने की बजाय। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप न होने पर कितना ज्यादा हमारे सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ आपत्तिजनक उस पर मनोरंजन की चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे क्या है, बच्चों के मानसिकता पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यह हो गई कि आर्थिक लेन देन की समस्या। जो आर्थिक लेन देन होता है उसमें बहुत सारा धोखाधड़ी हो जा रहा है। साइबर क्राइम के द्वारा तमाम लोगों के अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं। क्या किया जाए भाई? इसके बचाव के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो 2014 में गेविन वुड नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वेब 3.0 के बारे में, वेब 3.0 शब्द का प्रयोग किया। 2014 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन यह प्रचलन में आया जब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन और नॉन फंजिबल टोकन जैसी शब्दावली मार्केट में सुनने को मिली। जब तेजी से हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सुना, ब्लॉकचेन सुना, नॉन फंजिबल टोकन सुना, तब यह बहुत तेजी से प्रचलन में आया। इसे कई लोग तो इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी भी कहते हैं और कई लोग इसे भविष्य का इंटरनेट भी कह रहे हैं। आखिर इस वेब 3.0 में क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने आपको बताया कि गेविन वुड नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले 2014 में इस शब्द का प्रयोग किया था और 2021 में यह बहुत तेजी से प्रचलन में आया
लोकप्रिय हुआ। लोकप्रियता के पीछे कारण क्या था? ये कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और एक शब्द और है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ये तीनों शब्दावली 2021 में बहुत तेजी से प्रचलन में आई और वहीं से वेब 3.0 लोकप्रिय होना शुरू हो गया। अब इस वेब 3.0 की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है, अभी तक आप लोगों ने देखा था वेब 3.1 में वेब 1.0 में, वेब 2.0 में और वेब 3.0 में 1.0 में देखा कि रीड ओनली वेब है, सिर्फ उसे पढ़ा जा सकता था, उसमें आंकड़ों का विस्तार नहीं किया जा सकता था। फिर आपने देखा वेब 2.0 पढ़ा जा सकता था और आंकड़ों में विस्तार भी किया जा सकता था, यानी रीड राइट वेब हो गया। लेकिन तीसरा वेब 3.0 आया तो ये रीड भी किया जा सकता था, राइट भी किया जा सकता था और उस पर अधिकार भी स्वयं का होगा, इसीलिए रीड राइट ओन वेब कहा जाता है इसे। और ये जो होता है एक तरह से अर्थपूर्ण वेब के रूप में जाना जाता है, यानी सिमेंटिक वेब होता है। ये अर्थपूर्ण वेब के साथ साथ ये विकेंद्रीकृत वेब होता है। विकेंद्रीकृत वेब यानी कि ऐसा वेबसाइट जिसपे आंकड़ों का मालिक सिर्फ वह व्यक्ति होगा जिसके आंकड़े होंगे, तीसरा कोई इसका मालिक नहीं होगा, इसीलिए इसको विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड वेब कहा जाता है। रीड राइट एंड ओन वेब के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पढ़ भी सकते हैं, आंकड़ों में विस्तार भी कर सकते हैं और उन आंकड़ों का मालिक भी बनकर हम रहेंगे। तो रीड राइट और ओन वेब कहते हैं इसे। चूंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ लोग इसे थर्ड जनरेशन का इंटरनेट कहते हैं और भविष्य का इंटरनेट भी इसे कहा जाता है। थर्ड जनरेशन के इंटरनेट के साथ साथ इसे भविष्य का इंटरनेट भी हम लोग कहते हैं। यह भविष्य का इंटरनेट है। यह बिना मध्यस्थ यानी बिना किसी बैंक या कंपनी के लेन देन करता है, बिना किसी मध्यस्थ के या बिना किसी बैंक या कंपनी के आपस में लेन देन करता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग वेब 3.0 के रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई वेब 3.0 क्या है। गेविन वुड ने 2014 में शब्द दिया, प्रचलन में आया जब क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और एनएफटी आया। सबसे बड़ी बात है कि यह अर्थपूर्ण वेब है, डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, इस नाते इसे रीड राइट और ओन वेब कहा जाता है। और इसमें जो हम आर्थिक लेन देन करते हैं उसमें किसी बैंक और कंपनी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। इसे भविष्य का इंटरनेट या तीसरी पीढ़ी का इंटरनेट भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? एकदम ओके। अब देखिए इसकी विशेषताएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डेटा किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं बल्कि कई कंप्यूटरों पर संग्रहित होता है। जो आंकड़े होते हैं वह किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं बल्कि कई कंप्यूटरों पर संग्रहित होते हैं। इसी तकनीकी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन तकनीकी। दूसरी खासियत यह है, दूसरी विशेषता इसकी यह है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आपको एक लाइन में बता दूं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं, यानी मानव की तरह व्यवहार करने की क्षमता रखती हैं।
तो ऐसी मशीनें जो मानव की तरह कार्यों को करने में सक्षम हो जाए, ऐसी मशीनों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीन कहते हैं। और ये मशीनें धीरे धीरे मानव जैसे सोचता है और अपने कार्यों को करता है, उसी तरीके से ये मशीनें लर्निंग कर करके अपने कार्यों को पूर्ण करेंगी। उसी को मशीन लर्निंग कहा जाता है। आगे और भी डिटेल में हम लोग जब एआई पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, किन किन क्षेत्रों में कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा वेब 3.0 है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त तकनीकी है। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट उपयोगकर्ता की पसंद समझकर बेहतर परिणाम देता है। तो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो उपयोगकर्ता काम करता है, उसकी पसंद क्या है, उस पसंद को जान करके वह उसी तरह से परिणाम उस वेबसाइट पर, वेब पेज पर शो करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आजकल जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आप यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है और जितना आपने जो सर्च किया है, वही आपको उसमें ऐड के रूप में या सबसे पहले वही दिखाई देता है। जैसे कोई भक्ति सॉन्ग सुनना पसंद करता है तो सबसे पहले उसको भक्ति से संबंधित बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। कुछ लोग साउथ की मूवीज के छोटे छोटे क्लिप देखते हैं तो वो आपको दिखाई देगा। कुछ लोग स्पोर्ट्स के बहुत प्रेमी होते हैं, स्पोर्ट्स, ऐसा आप लोग महसूस करते होंगे। तो यही है एआई बेटा। एआई का मतलब कि वह आपको समझ करके आपके पसंद के अनुसार उस पेज पर परिणाम देता है, ताकि आप उसको और ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। जैसे कुछ महिलाओं की आदत है, जैसे जो घर पे जो एडुकेटेड हाउसवाइफ हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों से वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो उनके फेसबुक, उनके जब मोबाइल को उठाएंगे और कभी सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म को देखेंगे, तो बहुत सारे कपड़े के, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की वो क्या कहते हैं कि कंपनियों के नाम उनमें दिखाई देता है। तो ये क्या है? ये उनके पसंद के अनुसार परिणाम दे रहा है। इसी को एआई कहा जाता है। तो वेब 3.0 का ये विशेषता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसकी तीसरी विशेषता है, यानी कि लेन देन जो होगा ना ब्लॉकचेन के अंतर्गत, वह सुरक्षित होगा और कैसा होगा? पारदर्शी होगा। ये इसकी खासियत होती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो लेन देन होता है, आर्थिक लेन देन, वह सुरक्षित होगा और पारदर्शी होगा। जैसे उदाहरण में बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का एक स्वरूप है। इनका लेन देन जो होता है वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। तो हमने देखा इनकी विशेषताओं में कि ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, दूसरा ये एआई युक्त है, और तीसरा हमने देखा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो अगली विशेषता यह है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है बेटा, एक डिजिटल मुद्रा है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनका उपयोग हम लोग वेब 3.0 में करते हैं। एक और शब्द विशेषता है एनएफटी, जिसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन जो होता है, यह डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व प्रमाणित करता है। जो डिजिटल संपत्ति का जो स्वामित्व होगा, उसको प्रमाणित करता है कि भाई आप डिजिटल संपत्ति के मालिक आप ही हैं। उसी को कहा जाता है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये विशेषताएं हम लोगों ने देखा वेब 3.0 में, जिसे गेविन वुड ने 2014 में दिया। 2021 में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और एनएफटी के कारण प्रचलन में आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थपूर्ण वेब है और डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, अर्थात रीड, राइट एंड ओन वेब कहा जाता है। इसमें जो लेन देन होता है उसमें किसी तीसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बड़ा सुरक्षित लेन देन होता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह डिसेंट्रलाइजेशन करता है, एआई युक्त है, और तीसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है,
इसमें एनएफटी का प्रयोग किया गया है। ये सब जो है वेब 3.0 की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाता है। अब जब वेब 3.0 आया तो इसके लाभ हमें बहुत सारे मिले। पहले इसके उदाहरण हम लोग देख लें। वेब 3.0 के डिसेंट्रलाइज्ड एप्स आपको मिलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनेगा और डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस हो जाएगा। मेटावर्स का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ आपको एक डिजिटलाइज्ड वातावरण दिखाई देगा। मेटावर्स जहां वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होती है। आप होंगे यहां, काम कहीं और कर रहे हैं। मतलब कि एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आगे जब एआई पढ़ाऊंगा तो और बेहतर ढंग से मेटावर्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इसके उदाहरण हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसका उदाहरण है, मेटावर्स प्लेटफॉर्म इसका उदाहरण है और डिसेंट्रलाइज्ड जो फिनांस है इसके उदाहरण है। ये सभी के सभी वेब 3.0 के उदाहरण के अंतर्गत इनको माना जाता है। अब जो है इसके लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहेगा, ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रहेगा। इसकी चोरी नहीं कोई कर सकता है, इसको हैक नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि जैसे ही किसी ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक को कोई डिस्टर्ब करेगा, सारे कंप्यूटरों के कोडिंग बदल जाएंगे और साइबर क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनको साइबर क्राइम करने से ये रोकेगा। तो इसके तमाम लाभ आपको दिखाई देंगे, जैसे डाटा पर उपयोगकर्ता का नियंत्रण है, सबसे बड़ी बात है कि यह अधिक गोपनीयता रखता है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन होगा इससे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बिचौलिए जो होते हैं, मीडिएटर जो बोले जाते हैं ना, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इसके लाभ हैं। डाटा पर उपयोगकर्ता का नियंत्रण रहेगा, अधिक गोपनीयता इसमें रहेगी, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन होगा और बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होगी। भाई जाहिर सी बात है कि जब इतने लाभ इससे मिल रहे हैं तो चुनौतियां भी हमें बहुत देखनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि भाई नई तकनीकी है तो महंगी होगी, जटिल तकनीकी होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसको जहां भारत जैसे देश की बात किया जाए तो जहां अभी भी डिजिटल साक्षरता का इतना ज्यादा अभाव है, तो उस जगह पर वेब 3.0 कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बेईमानी होगा जो डिजिटल साक्षर नहीं है। तो सबसे पहले उनको डिजिटल साक्षर किया जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए। तकनीकी जटिलताएं तो इसमें देखने को मिल ही रही हैं। इसमें कोई कानूनी नियमों की कमी है, कानूनी नियम बहुत सख्त नहीं बनाए गए हैं। साइबर अपराध की संभावना तब भी बनती है, और हो जाएगा तब क्या करेंगे आप जब इतने सुरक्षा वातावरण में, तो साइबर अपराध की संभावना, चूंकि ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे तमाम चुनौतियों का सामना तो हम करते हैं, लेकिन उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा वेब 3.0 वर्तमान समय के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे संचार को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा, वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा, निजता के हनन से व्यक्ति को बचाएगा, यह कार्य वेब 3.0 करेगा। साइबर क्राइम की संभावना हर दिखती है, लेकिन वह बहुत दूर तक नजर नहीं आ रही है कि इससे कैसे साइबर क्राइम होगा। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीकी वेब 3.0 जो है आज के समय के लिए, मानव समाज के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।